आज रसायन शास्त्र का ये क्लास 10 का पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ये क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है। इससे पहले हम 3 क्लास आप लोगों को बेसिक सिखाए हैं, जिसमें सबसे पहला क्लास आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखना सिखाए हैं और दूसरा क्लास आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्व का स्थान पहचानना सिखाए हैं और तीसरा क्लास में हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखना सिखाए हैं। फॉर्मूला की सहायता से आप रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिख सकते हैं वो बताएं। जब तक आप फॉर्मूला नहीं जानेंगे तब तक कोई भी यौगिक का रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग को वो तीनों वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा। चलिए हम तो आज शुरू कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन ये आपका चैप्टर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक तत्व और यौगिक एक साथ मिलते हैं तो एक भिन्न गुण वाले तत्व का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम आप लोगों को एक उदाहरण देते हैं। दो तत्व यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलते हैं तो ये बन जाते हैं 2HCl। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होता है ये HCl। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं CaCO3, इसको हम गर्म करते हैं तो ये बन जाता है CaO + CO2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, समझे। चलिए ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। ये तो हुई रासायनिक अभिक्रिया। अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, इसको कहा जाता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ को सूत्र और संकेत की सहायता से दर्शाते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही परिभाषा होती है। जैसे हम आप एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 कि जब हाइड्रोजन जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये तो रासायनिक अभिक्रिया हुई। हमको इस अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो हम अभी परिभाषा क्या बताए हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ। तो अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है। जिंक, तो लिखेंगे Zn, नहीं Zn अब प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसको अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाती है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बने तो ऊपर की ओर।
तीर के चिन्ह। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? चलिए इसको उतारिए। रासायनिक अभिक्रिया जान गए और रासायनिक समीकरण जान गए। अब हम जानेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होता है। रिएक्टेंट इसको कहा जाता है प्रतिकारक। अभिकारक। रिएक्टेंट प्रतिकारक या अभिकारक, समझे? तो रिएक्टेंट कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है, समझे? और दूसरा है प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है प्रतिफल। इसकी परिभाषा होती है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूं आप लोगों को। देखेंगे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, तो ये बन जाता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस सिल्वर क्लोराइड, ये बन गया ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये प्रतिकारक है। अभिक्रिया बना ये दोनों, तीर के पीछे अभिकारक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ये सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन गया, तो ये क्या हो गया? प्रतिफल। तो ये हो गया आपका प्रतिक्रिया में भाग लेती है, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। और ये बन गया तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट। जैसे कि कोई भी चीज हम खाना बनाते हैं ना, रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं? चावल डालते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, दाल डालते हैं। तो ये सब आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और उसको कुछ देर गर्म करते हैं तो वो उसके फलस्वरूप क्या बन जाती है? खिचड़ी बन जाती है। तो वो आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। आई बात समझ में? जैसे कि आटा पानी को मिला दिए, तवा पर गर्म कर दिए, तो आटा पानी आपका क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ। और उसके फलस्वरूप क्या बन गया? रोटी बन गया, लिट्टी बन गया, तो वो आपका प्रतिफल हो गया। तो यही हुआ, ये आपका रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। ये आप उतारिए। देखिए अब अगला टॉपिक है आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? रासायनिक अभिक्रिया हम कोई भी चीज को कराते हैं तो उसमें क्या क्या चीज हो सकता है? तो इसका पहला विशेषता है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। एक और बात समझ लिए कि गैस की उत्पत्ति जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में अक्सर गैस की उत्पत्ति होती है। तो जैसे कि हम अभिक्रिया यानी जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो इसमें जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में गैस भी बनती है। नंबर दूसरा है रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन यानी दूसरा विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए CuSO4 ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है सो नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें एक आयरन रख देने पर, आयरन की काटी कील रख देने पर यह जो बन जाता है FeSO4 प्लस Cu, इसका रंग जो है सो अब क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन हुआ। तीसरा परिवर्तन बताता हूं, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था का भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए H2 हाइड्रोजन है ना, ये कौन अवस्था में? गैस में। O2 ऑक्सीजन है ना, यह कौन अवस्था में है? गैस में। और ये बन जाता है 2H2O, समझे? तो यह कौन अवस्था में है? द्रव। देखिए प्रतिकारक जो है सो गैस है और प्रतिफल क्या हो गया? द्रव हो गया।
तो अवस्था में परिवर्तन होती है ना। अब देखिए 3, चौथा है उष्मा में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिकारक के ताप में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कार्बन, कोयला और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और उष्मा ऊर्जा निकलती है। नहीं, और पांचवा परिवर्तन है, पांचवा विशेषता अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिकारक से प्रतिफल में बदलता है तो उसमें अवक्षेप भी बनती है। जैसे एक ये भी समीकरण अवक्षेप का बनना का उदाहरण है। और एक दूसरा उदाहरण भी हम आप दे सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें जो है तो नमक थोड़ा सा डाल देने पर, सोडियम क्लोराइड डाल देने पर यह जो है तो बन जाता है AgCl प्लस NaNO3। ये जो है तो अवक्षेप के रूप में भारी कण होता है, ठोस कण होता है और वह नीचे आ जाता है। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया में की विशेषताएं हैं, ये सब परिवर्तन होती है, इसको आप उतार सकते हैं। चलिए ये तो हम जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, वो कैसे लिखी जाती है। तो हम अभी रासायनिक समीकरण की परिभाषा बताए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ को सूत्रों और संकेतों की सहायता से दर्शाते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें सबसे पहले जो अभिक्रिया हो रही है उसका हमें फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तब ना हम रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, पहला नियम आप लोग लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो पहला नियम है, रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। समझे? पहला नियम है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर लिखेंगे। दूसरा नियम है, प्रतिकारक और प्रतिफल को, प्रतिकारक को इधर लिखेंगे प्रतिकारक और दूसरा और क्या लिखेंगे, प्रतिफल। दूसरा नियम है कि प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच एक तीर का चिन्ह लिखेंगे बाईं से दाईं ओर। इसका मतलब है कि अभिक्रिया इधर से इधर की ओर हो रही है। समझे? कभी कभी जो है तो रिवर्स रिएक्शन होती है, वो भी बताएंगे। तो उस अवस्था में हम जो है इस प्रकार की चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दोनों ओर तीर का चिन्ह लिख देते हैं। चलिए तीसरा नियम है कि यदि प्रतिकारक और प्रतिफल में 2 से अधिक पद हैं, 2 से अधिक तत्व यौगिक हैं, तो उसके बीच प्लस का चिन्ह लिख देते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। तो ये प्रतिकारक हो गया और इधर बनेगा प्रतिफल 2HCl, दोनों के बीच में चिन्ह देंगे। तो तीसरा नियम था क्या, यदि प्रतिकारक और प्रतिफल में 2 से ज्यादा तत्व और यौगिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे। चलिए तीसरा है कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है तो उसमें तीर के चिन्ह ऊपर की ओर थमा देते हैं। जैसे कि हम CaCO3, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ये CaO और प्लस CO2 बनता है, तो ये CO2 गैस है ना, तो चलो गैस को हम क्या कर देंगे, ऊपर की ओर तीर के चिन्ह दे देंगे। इसका मतलब है कि क्या है, गैस है। ये चौथा नियम था ना। पांचवा नियम है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है, अवक्षेप होता है ठोस,
अवक्षेप बनता है तो उसको नीचे की ओर तीर के चिन्ह देते हैं। जैसे कि अभी हम एक समीकरण आपको दिए थे, CuSO4 प्लस Fe साइन ऑफ एरो FeSO4 और प्लस Cu अवक्षेप बनता है ना, तो इसको नीचे की ओर तीर के चिन्ह देते। इसका मतलब यह क्या है, यह ठोस है। जैसे कि एक बीकर ले लीजिए, ठीक है ना, इस बीकर में क्या भरा हुआ है, CuSO4 भरा हुआ है, ठीक है ना, इस क्या है, CuSO4 भरा हुआ। इसमें एक लोहे की कील डाल दीजिए, लोहा के कील क्या कर दिए हैं, आयरन डाल दिए हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि कॉपर जो है इसके पेंदी में जाकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। कॉपर क्या हो गया, जमा हो गया, तो यह अवक्षेप हो गया। और अगला नियम है कि रासायनिक समीकरण जब भी लिखेंगे तो समीकरण को संतुलन लिखेंगे, समझे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये जानने के बाद हम जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये पहले जानेंगे। तो जब प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणुओं और अणुओं की संख्या बराबर हो तो उस समीकरण को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर हम कई रिएक्शन लिखा हुआ है ना, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाए हैं तो क्या है, HCl बन गया। क्या ये प्रतिकारक है, ये प्रतिफल है। तो इसमें तो अणु परमाणु की संख्या बराबर। इधर देखो, हाइड्रोजन इधर 2 परमाणु है, 1 अणु है, क्लोरीन 1 अणु है, 2 परमाणु। अब यहाँ पर देखिए इधर एक को Cl है, तो समीकरण संतुलन नहीं ना, 2 कर दिए तो ये दोनों ओर क्या हो गया, संतुलन हो गया। अब बात आई कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलन क्यों करते हैं, क्या इसको रासायनिक समीकरण को संतुलन करना जरूरी है, तो हाँ बिल्कुल जरूरी है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलन क्यों किया जाता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, सिर्फ वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। इसे पालन करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आप लोगों को, इसको मिटा देता हूं। देखिए यहाँ पर H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से क्या बनता है, जल बनता है, जल बनता है ना। तो ये प्रतिकारक है। हाइड्रोजन क्या ग्राम है, 2 ग्राम, 2 ग्राम, ऑक्सीजन क्या ग्राम, 16 दूनी 32 ग्राम। तो टोटल प्रतिकारक आपका क्या ग्राम हो गया, 32 अदू 34 ग्राम। प्रतिकारक कितना ग्राम हुआ, 34 ग्राम। अब प्रतिफल देखिए, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 गुने 2 जो 16, 16 दू 18। हमने प्रतिकारक प्रतिक्रिया कराया 34 ग्राम कोई पदार्थ, अब बना 18 ग्राम, बना 18 ग्राम बन गया ना। तो अब बताइए कि पदार्थ के अनस्वरता के नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, कि द्रव्यमान का नाश नहीं होता है और निर्माण भी नहीं होता। तो यहाँ नाश हो गया ना, 34 ग्राम हम दिए, 18 ग्राम बना, तो फिर 16 ग्राम गया कहाँ गया। तो इसीलिए पदार्थ के अनस्वरता के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत जो है वो नहीं है, गलत हम हैं। देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलन कर दीजिए, अब इसमें 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 4। अब 4 और जोड़ 32, 32 और 4 36 ग्राम हो गया। अब देखिए इसमें हम 2 से गुना कर दिए, यानी इसमें 2 से गुना कर, 18 दूनी 36 ग्राम बन गया ना। तो यही हुआ द्रव्यमान संरक्षण के नियम। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पुष्टि करने के लिए ही हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलन करते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। एक तो ये उदाहरण हुआ, जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14, N2 प्लस H2, ये बन गया NH3। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराने से अमोनिया बनती है हैबर विधि द्वारा। तो नाइट्रोजन क्या हुआ, 14 दूनी 28 ग्राम हुआ,
और ये देखिए 1 दूनी 2 ग्राम हुआ। अब देखिए ये बन गया 14 और जोड़ 3, 14 3 17 ग्राम। अब देखिए 28 और 3 2 कितना 30 ग्राम, 30 ग्राम भाग दिए थे ना, 30 ग्राम भाग लिए, 30 ग्राम को अभिक्रिया कराए और बन गया 17 ग्राम। तो 13 ग्राम और कहाँ चला गया? हमारा समीकरण गलत हो जाएगी ना। अब तो हम समीकरण तो ये भी लिख ही दिए, समीकरण नहीं है, लेकिन यह समीकरण जो है सो क्या है? असंतुलित है। देखिए 2 चीज देखिए, इधर नाइट्रोजन 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर नाइट्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 3 गो है। तो पदार्थ का तो निर्माण नहीं होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम तो एक आता है, निर्माण नहीं होता। तो यहाँ 2 गो था, 3 कहाँ से चला है? चलिए अब हम बताते हैं इसको समीकरण संतुलन कर दे। इसमें 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 28 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 34 ग्राम आ गया। ये दोनों को जोड़ देंगे तब। अब देखिए ये 2 से गुना कर दिए तो इसमें 2 से गुना कर 17 दूनी 34 ग्राम आ गया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम सही है ना। इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करने के लिए ही हम रासायनिक समीकरण को संतुलन करते हैं। आई बात समझ में? चलिए आज का ये आपका क्लास खत्म। अब दूसरा दिन दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगला टॉपिक होगा।